सो हेलो वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं अपना पंकज भजिया। अरे भजिया भुजिया नहीं भाई, पंकज भैया। चलो भी हम स्टार्ट करते हैं अपना जहां पर हमने छोड़ा था। और हाय वॉरियर्स। जो आज हमने चैप्टर किया था बेटा क्लाइमेट, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी छुट्टी हो चुकी थी, मुझे आज टाइम बहुत कम मिला था आपके स्कूल में। लेट्स स्टार्ट विद आवर ओन वीडियो, और ये आपके साथ हमेशा रहेगी भी। एंड इनफैक्ट आप इसको बहुत बार रिवाइज कर भी सकते हो, इसको रिप्ले कर करके। आराम से घर पे बैठे रहो। जो मैंने वीडियोस पहले प्रोवाइड कर रखी हैं, जो पीडीएफ दे रखी हैं, उनको प्लीज एनालाइज करते रहो और अच्छे से एनालाइज कर लेना। जो मैंने क्वेश्चंस को रेड कलर से मार्किंग कर रखी है और जो मार्क क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से खा करके पचा जाना, डकार मत लेना बेटा, ठीक है ना। इट मींस अच्छे से कर लेना, ओके। अगर जरूरत पड़े तो लिख लिख के करना बेटा, जिसको लर्न होता है लिख करके, दैट्स अ वेरी ग्रेट पार्ट। बट टाइम कम है आपके पास, टाइम लिमिटेड आपके पास। आप जो भी करो, जैसा भी करो, उसमें अपने पूरे 100% एफर्ट चाहिए, ठीक है, तभी मार्क्स आएंगे बेटा जी। भैया के पढ़ाने से, भैया के बोल देने से, भैया के वीडियो देख लेने से सिर्फ मार्क्स नहीं आने वाले हैं। एफर्ट्स तो आपको भी उतने ही करने पड़ेंगे जो आपकी कैपेसिटी बोलती है करने को। ऑलराइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट इट। अपनी पीडीएफ ओपन कर लीजिए, पीडीएफ ओपन कर लीजिए जो मैंने आपको दी थी, इंडिया क्लाइमेट। कैन यू सी दिस वन? ओके या हाँ, एक और चीज यहाँ पर, ये हमारा बैकग्राउंड रेनोवेट हुआ है बेटा, ठीक है। एंड आई होप सो आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कहीं और ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं कैमरा से बात करते रहता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है कि ऐसा लगता है मैं भूत की तरह बस बड़बड़ाए जा रहा हूँ कैमरा से। इट्स वेरी ओके। बट या ये बैकग्राउंड थोड़ा सा तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फुलफिल कर रहा है हमारे इस वाइब को, इस सिनेरियो को, इस ऑरा को। ऑलराइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट इट। मैंने आपको ये शुरू से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैंने आज कोई क्वेश्चंस लिखे नहीं है वॉरियर्स, लिखने में ज्यादा टाइम लगते हैं, ठीक है, और उसमें थोड़े बहुत श्राप मिल जाते हैं। मैं भैया शराब से डरता नहीं है बेटा जी, ठीक है। दिक्कत ये है ना कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं। मैं अगर यहीं पर क्वेश्चंस लिखूं तो मुझे डायग्राम से आपको इन क्वेश्चंस को समझाना है, तो डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायग्राम इतना छोटा छोटा हो जाता है कि फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसलिए मैंने इनको ना खाली छोड़ दिया, so that I can make diagram directly, so that I can draw the diagram directly, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और इजीली आपको समझ आ जाए। बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करो फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। ये सॉरी, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करना। मैं आपको दिखाता रहूंगा कौन से पेज पे आना है, क्योंकि पेज नंबर तो मैंने मेंशन नहीं कर रखे हैं, बट या काउंट करके मैं बता दूंगा या फिर डायरेक्टली आपको मैं शो कर दूंगा, नो इशू। तो इसमें आप देखोगे वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन। पहला क्वेश्चन बेटा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। होप सो मेरे आवाज ज्यादा गूंज नहीं रही होगी, एको नहीं हो रही होगी, एंड बाहर से कोई आवाज आ नहीं रही होगी। लेट मी शिफ्ट माई माइक। आजा भाई मेरी कैप में। हाँ, आई थिंक दिस इज द एप्रोप्रिएट पोजीशन। हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो हेलो कर रहा है भाई। चल स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली स्कूल से आया हूँ और पता ही है आपको, गंदी हालत हो जाती है। आज पता नहीं अचानक से मेरे स्कूल में गला खराब हो गया था और 12th क्लास मेरे को पकड़ा दी गई थी। वहां पर जाकर के मैं बकवास करके आया, पढ़ा करके आया, एंड यस इट वाज अ ग्रेट और नाइस क्लास। मेरी तो क्लास बहुत अच्छी गई उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद भाग भाग के आपके पास आया और आपके सर से आपकी क्लास छीनी। नहीं छीनता तो बेटा आपके फिर मार्क्स कैसे आते, राइट। आई डो नॉट नो मेरी टीचर से बात करने की हिम्मत कहां से आती है। शायद ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने मुझे गिफ्ट कर रखा है वॉरियर्स, आपके प्यार ने, आपके सपोर्ट ने गिफ्ट कर रखा है बेटा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आपको अच्छे से पता है बेटा जी, ठीक है। वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आता है या फिर होता है और उसके बाद चला जाता है, ठीक। मींस वेदर जो है वो घंटों घंटों में चेंज होता रहता है और ये एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप भैया को देखते हो, ठीक है, पंकज भैया का जो नेचर है ना वो चिल वाला नेचर है, ठीक है। लेकिन पंकज भैया को कभी कभी गुस्सा भी आता है, और जो गुस्सा आता है बेटा वो कभी कभी आता है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इट मीन्स मैं आपको समझाने वाला था। हाँ, जो मेरा नेचर है बेटा वो कभी कभी आता है, ठीक है। कभी मैं गुस्सा कर लेता हूं, कभी मैं हंस देता हूं। तो ये जो मेरा मूड है ना बेटा, ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे, दीज आर बेसिकली वेदर, ठीक है। ये वेदर की तरह है, ओके। और अगर वैसे आप देखोगे इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हंसता हूं, आपको डांटता हूं, गुस्सा कर लेता हूं, थोड़ा इरिटेट हो जाता हूं, इन सारे पैटर्न्स को अगर आप मिलाओगे तो इन्हीं पैटर्न्स को मिलाने के आप बात बोलोगे, हाँ भैया तो फिर भी चिल है यार, हाँ कभी कभी गुस्सा हो लेता है, हाँ कभी कभी हंस लेता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मजाक कर लेता है, वैसे ओवरऑल भैया चिल है। द थिंग इज
चिल वाला जो टैग है बेटा वो क्लाइमेट को डोनेट करता है, ठीक है। इट मींस अगर एक रीजन में एटमॉस्फेयर में कंडीशन चेंज हो रही है और वो सीजन्स हो रहे हैं, और मैंने आपको सीजन्स बताए थे, समर्स के बाद रेनी सीजन, ऑटम सीजन, उसके बाद विंटर्स, उसके बाद स्प्रिंग, फिर उसके बाद समर। अब तो पैटर्न की साइकिल चल पड़ी है, और जब साइकिल चल रही है और 30 से 60 साल तक कंटिन्यूसली साइकिल चलती है बेटा, इसी पैटर्न को, इसी सीरीज को मिला करके, एग्लोमरेट करके या फिर कैलकुलेट करके क्या बोलते हैं हम? क्लाइमेट, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज क्लाइमेट। वेदर की कंडीशन को अगर हम प्लस कर दे तो उसके बाद क्या बन जाता है? क्लाइमेट। अब हम इसकी ना जरा डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो मैंने स्कूल में बताई थी, इसका क्वेश्चन देखो। आपका स्कूल में जो है बेटा वो डिजिटल बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया था लास्ट मोमेंट पे, नहीं तो अदरवाइज मैं कुछ ज्यादा ही खींच लेता हूं वहां पर तो सिलेबस को। इट्स वेरी ओके। सो दिस वन, ये आपको देखेगा, आप बॉटम पेज पे जाओ और बॉटम पेज पे जाने के बाद एक टेबुलर फॉर्म में लिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। ये 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत सटल है, जल्दी से कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला वेदर का मीनिंग बता रखा है, पीडीएफ अपने साथ ओपन करके रखना बेटा जी, ठीक है, तभी समझ आएगा। ओके, सो पहला बता रखा है यहाँ पर वेदर का कंडीशन, कि कंडीशन जो बेटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और आवर्स और डेज में चेंज होता रहता है, उधर ही ऑन द अदर हैंड दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है बेटा? ये एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को कैलकुलेट करता है और लॉन्ग पीरियड को डोनेट करता है, डिपिक्ट करता है, जैसे कि 30 टू 35 ईयर्स या 30 से लेकर के 50 ईयर्स तक आप जितना मर्जी उतना करना, जितना मर्जी नहीं बेटा जी, 30 टू 60 ईयर इज द सेफेस्ट पॉइंट। इसी के अंदर मेजर किया जाता है कि जो वेदर है वो चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। कोई दिक्कत वॉरियर्स? ठीक है, चलो कम नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात की है तो वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में चेंज होता है। अच्छा, आपको पता है वॉरियर्स, अब क्लाइमेट जो है हमारे इंडिया का चेंज होते जा रहा है, आपको ना पता है हिमालय में इतनी तगड़ी बारिश नहीं हुआ करती थी, बट नाउ द क्लाइमेट इज गेटिंग चेंज्ड, और चेंज होने की वजह से इतनी धक्कड़ बारिश हो रही है, जहां पर ठंडी नहीं पड़नी चाहिए वहां पर ठंडी ठंडी पड़ रही है, और जहां पर स्नोफॉल होनी चाहिए वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब क्लाइमेट के पैटर्न्स के अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। एक और चीज प्रूव कर देता हूं आपको वॉरियर्स, द थिंग इज, जब आपको आज से 9 साल 8 साल 7 साल पहले की ठंड याद करना, वो फरवरी में भी हमें ठंड फील होती थी, लेकिन अब जो फरवरी आने वाला ना वॉरियर्स, ठीक है, उस टाइम तक आपको लगता है थोड़ी गर्मी लगने लगती है, ठीक है। अब देखो जनवरी में धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा है, अब ज्यादा कम नहीं हो सकता जनवरी में टेम्परेचर, समझ लो आप लोग। द थिंग इज कि पहले जितनी ठंड पड़ा करती थी अब नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब क्लाइमेट के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, पता आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके अंदर क्लाइमेट और वेदर का फंडा अच्छे से आपके ब्रेन में घुस जाए और जिंदगी भर ना निकले। अब देखना वॉरियर्स, अब आएगा स्प्रिंग सीजन, ठीक है। स्प्रिंग सीजन कब आता है? फरवरी और मार्च में, बट अब स्प्रिंग सीजन मिस हो रहा है। मिस कैसे हो रहा है? अब देखना, जैसे ही विंटर्स जाएगी वॉरियर्स, अचानक से समर्स का सीजन आएगा और बहुत जल्दी आपको गर्मी लगने लगती है। आज से 6 7 8 साल पहले क्या होता था, आपको थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंडी लग रही है, थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी, बट अब अचानक से आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आप नोटिस करना, फरवरी का लास्ट मंथ या फरवरी का सेकंड हाफ, ठीक है, और उसके बाद मार्च का फर्स्ट हाफ, आप देखना उसके अंदर ही ये समर्स अपना जलवा दिखाने लगेगी। इसी को बोलते हैं क्लाइमेट के पैटर्न्स में चेंजेस आना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइमेट का चेंज होना, ठीक है। और अब मुझे लगता है, और आप सबको भी पता होना चाहिए कि अब ये 50 से 60 साल का जो पैटर्न था ना बेटा, वो हो चुका है, अब वो जा रहा है, अब न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आगे आने वाले 5 से 7 सालों में स्प्रिंग सीजन बचे ही ना और ऑटम सीजन बचे ही ना, राइट? समझ आया आपको? चलो आज कोई दिक्कत नहीं, बाहर से क्या, दुल्हन थोड़ी है। हाँ ये सर पूरा फुलफिल लग रहा है। आज मैंने कवर किया स्पेस। ऑलराइट, वेदर और क्लाइमेट का फिर लास्ट वाला रह गया बेटा। एग्जांपल देख लो जरा। वेदर जो है टुडे दिल्ली में जो अभी रेन हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रही है, उसके बाद फिर सूखा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर द थिंग इज कि बस एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते जा रहे हैं। बट अगर क्लाइमेट की बात की जाए, दिल्ली के क्लाइमेट की, तो दिल्ली में आपको पता है यहाँ पर हॉट समर्स होती हैं और कोल्ड विंटर्स होते हैं।
हॉट समर्स कोल्ड विंटर ये क्लाइमेट का नेचर है, क्योंकि हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स ये जो पैटर्न चलता आ रहा है वो 30 से 50 साल तक कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। लेकिन वेदर में क्या है, सपोज अभी दिल्ली में रेनफॉल हो रही है, कल रेनफॉल बंद हो जाएगी, फिर शाम को बहुत तेज हवा चलेगी, फिर शाम को बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट डे बहुत तेज धूप निकलेगी। आप देखो घंटों घंटों में कुछ डेज के अंदर हमारे यहाँ हमारे दिल्ली के अंदर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेदर। और जो 30 से 35 साल या 50 साल तक जाता है बेटा वो पैटर्न कॉन्टिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से इनकलकेट हो गया होगा, ठीक है वॉरियर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नीचे है ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको करिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो आज मैंने चिल्ला के बताया था वॉरियर्स कि आज हमारे लिए जो पहला पॉइंट था वो था लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड में हमने देखा था कि लैटिट्यूड जैसे जैसे हाई होगा, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, जैसे जैसे लैटिट्यूड हाई होगा बेटा, ठीक है, ये लैटिट्यूड मैं लिख देता हूं, तो टेम्परेचर बेटा वैसे ही लो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर है बेटा पोल्स, ठीक है, और ये 0 डिग्री पर है हमारा इक्वेटर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये तो आपको समझ आ गया। तो लैटिट्यूड जैसे जैसे हाई जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा। और मैंने आपको यही बताया था, आप बोल सकते हो भैया ये लैटिट्यूड लो भी तो जा रहा है। अरे नहीं भाई, इस साउथ पोल को अगर उल्टा कर दोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर आप बोल सकते हो कि हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। जो इक्वेटर है ना बेटा, इसको हम लोअर लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, लेटी हुई लाइंस। कोई दिक्कत? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड का भी फंडा पता था ना, ठीक है, वो शिद्दत वाली मूवी फिर से याद कर लेना, ठीक है। उसमें जो निब्बा था, वो निब्बे ने 2 गलतियां की थी। पहला, पोलर रीजन पे जाकर के वो ओशियन के अंदर कूद गया था भाई, ठीक है, निकल पड़ा था, वहां पर दिमाग नहीं चल रहा था ना उसका, क्या कर सकते हैं। खैर, इन चीजों में दिमाग चलता भी नहीं है किसी का। ओके, तो ओशन में कूद गया, तो हायर लैटिट्यूड्स पे जाकर ओशन में कूदा, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ठंडा था, तो पानी बहुत ठंडा मिलेगा आपको, ठीक है, तो वहां का ओशन का टेम्परेचर ठंडा। ऊपर से वो एयरप्लेन में बैठ गया, अरे एयरप्लेन में बैठ गया तो हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर वैसे वैसे घटता जाएगा। और वो इतना टेम्परेचर घट गया कि उसके जो ब्लड लाइन्स थे और ब्लड से बेटा वो क्लॉट हो गए, वो फ्रीज होने लगे। -35 से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना जितना ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, उतना टेम्परेचर लोअर डाउन होता रहता है। समझ गए? तो ये 2 चीजें हमेशा याद रखना बेटा, और यही 2 चीजें हमारे इंडिया की टेम्परेचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया का जो पार्ट है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पर समर्स बहुत ज्यादा हार्श होती हैं, ठीक है। साउथ के अंदर जो है बेटा साउथ सदर्न रीजन, जो इंडिया का सदर्न रीजन का पार्ट है, ओके, ऑलमोस्ट आई एम डन। जल्दी से मैप बनाना जरूरी है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द परफेक्शन, यस ऑलमोस्ट, ठीक है भाई। किसी का गलती लग रही है ना तो आके बना लेना खुद, ठीक है। चलो भाई, सब दिस इज द रीजन। अब इस रीजन के अंदर आप देखोगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वॉरियर्स, इसके नीचे वाले पार्ट में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और जो कोस्टल रीजन है वॉरियर्स, ये कोस्टल रीजन जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मॉडरेट रहता है। मॉडरेट इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आज मैंने स्कूल में अच्छे से बता रखा है आपको, ठीक है, तो उसके लिए और फिर से नहीं जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर टाइम बचता तो I'll explain that, no issue। तो ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड की बात हुई ना, अब देखो यहाँ पर हिमालयस है, इंडिया के अंदर यहाँ पर हिमालयस है, तो हिमालयस हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, वहीं से हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हिमालय जो बेटा वो कोल्ड होती है, और हिमालय जो है वो क्या करिए बेटा, वो सेंट्रल एशिया का मतलब है जो एशिया है, ये वाला पार्ट पूरा एशिया, ठीक है। मैप में देखिएगा जरा, यहाँ से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं वो ये हिमालयास इंडिया में एंटर करने से पहले रोक लेती हैं। समझ आ रहा है? हेलो चेक, ठीक है, कोई दिक्कत ना। कम टू द थर्ड वन, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम में आपको अच्छे से बता रखा है बेटा कि कोई भी विंड एयर प्रेशर की डिफरेंसेस पे चलती है। समझ आ रहा है? देखो जरा, ये है आपकी कौन सी विंड्स? साउथ वेस्टर्न विंड्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एडवांसिंग मॉनसूनल
विंड्स, ठीक है, दिख रहा होगा, राइट। इनको हम बोलते हैं बेटा एडवांसिंग मॉनसूनल विंड्स, और इसी को बोलते हैं आपको साउथ वेस्टर्न विंड्स। साउथ वेस्टर्न विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन अच्छे से देखा कि ये साउथ और वेस्ट से आ रही है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्न विंड्स। ये पहला है एयर प्रेशर। अब देखो ये जो थर्ड पॉइंट पढ़ते हो ना बेटा, प्रेशर एंड विंड्स, इसके अंदर कोई भी आप रीजन लिख दो, सारे के सारे लिख नहीं है बेटा, ठीक है। इसके प्रेशर एंड विंड सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं। पहले तो साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स हो गए, सेकंड है बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने अभी नहीं बताए हैं आपको, और मैं बता देता हूं, नो इशू। और जेट स्ट्रीम क्या चीज है, ठीक है। ऊपर से आपने ये देखा है वॉरियर्स, सांस फूल गई मेरी, वेट कर लो वॉरियर्स, let me have my water first। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मुझे बताने दीजिए जरा। देखो बेटा यहां है यूरोप, ठीक है, और यूरोप में एक सी है दैट इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से जो है बहुत ज्यादा साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, और जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं वॉरियर्स, वो साइक्लोन्स जाकर के इंडिया में एंटर कर जाते हैं। इंडिया में एंटर कैसे करते हैं वो साइक्लोन्स? बेसिकली एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे एक विंड ब्लो होती है जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसी हवा है, इतनी तेज हवा चलती है बेटा, वो हायर ऑल्टीट्यूड पर अप्रॉक्स 300 किलोमीटर अबव फ्रॉम आवर ग्राउंड, ठीक है, वो इतनी तेज चलती है कि अपने साथ उन साइक्लोन्स को, जो यूरोप में साइक्लोन बना हुआ है मेडिटेरियन सी के अंदर, उसको उठा करके इंडिया में जा करके, बाकी जो बीच में कंट्री रहते हैं वहां तो आएंगे बारिश, ठीक है, उसके बाद इंडिया में ला जाकर के पटक देती है। और यही साइक्लोन को हम रिसीव करते हैं दिसंबर में, जनवरी में, ठीक है। अभी तो फिलहाल बारिश कोई आई नहीं है, वैसे लास्ट ईयर आप याद करो जनवरी में दिसंबर में बारिश आई थी, ठीक है, अभी भी आनी चाहिए थी। और इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो पहाड़ है बेटा, यहाँ पर स्नोफॉल होती है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में यहाँ पर रेनफॉल होती है सर्दियों के टाइम पे, दिसंबर और जनवरी के अंदर, ठीक है। इसी को देखो बेटा, ये वेस्टर्न साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, ध्यान रखना, वेस्टर्न साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, वेस्ट साइड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, वो इंडिया में आकर के ले जा गई है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी साइक्लोन की वजह से इंडिया में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इसीलिए बोलते हैं इसको वेस्ट साइड से आई हुई डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन है यूरोप की? ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, और वेस्ट साइड से डिस्टर्बेंस आ रही है इंडिया के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलो अब इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, नहीं तो आपका एग्जाम छूट जाएगा बेटा जी। चलो नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब आपको पता है कि जो रीजन कोस्टल एरिया वाला है बेटा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, अपने जेठालाल को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो और जो रीजन इस ओशियन रीजन, सॉरी इस कोस्टल रीजन से बहुत ज्यादा दूर है बेटा, ठीक है, वो रीजन जैसे कि ये वाला रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या तो हाई रहेगा या तो बहुत ज्यादा लो रहेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। क्या हो गया भाई इसको? चलो नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया। नाउ रिलीफ टोपोग्राफी, मतलब हमें अभी ना इंडिया के फैक्टर्स क्या है इंडिया में जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है, या फिर एक जगह पे क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है, वही वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे आइए जरा, रिलीफ फीचर। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे वाला ही आंसर है ये वाला, ठीक है, और इससे अगर बेस्ट चाहिए आंसर तो वो ऊपर अबव मेंशन्ड है, ठीक है। चलो जी, रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर में आप देखोगे यहाँ पर माउंटेन्स है। माउंटेन्स कौन से बेटा? यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वो रेनफॉल करवाने में हेल्प करते हैं। आज मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक बार और अच्छे से बताता हूँ, आपको ढंग से समझ आ जाना चाहिए। देखो बेटा, आज हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए वो ढंग से नहीं बता पाया, बट अभी आपको करवा रहा हूँ। ओके, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। यहां पर है सी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां से जो क्लाउड्स हैं वो सी से इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। ये हमारा सूरज दादा,
यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन होने के बाद ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए तो ये क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं और यहां पर आ गया बेटा ये माउंटेन। अब इस माउंटेन ने क्या किया, इसको क्लाउड को आगे जाने से रोक दिया। बट क्लाउड जो है वो तो बदमाश है, वो तो चढ़ेंगे ऊपर, ठीक है, और वो क्लाउड्स के ऊपर चढ़ गए। तो क्लाउड ने बोला बेटा देख ले, सोच ले पहली बात, ठीक है, मेरे ऊपर चढ़ेगा बेटा तो तुझे वापस उतरना ही पड़ेगा रेनफॉल की फॉर्म में, ठीक है। तो क्लाउड से वो माने नहीं और वो चढ़ते गए। तो क्लाउड जब चढ़ रहे थे, जैसे एक फ्लाईओवर के ऊपर एक कार या बस या कोई भी चीज इजीली चढ़ जाती है, वैसे क्लाउड चढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। और चढ़ने के बाद उनका टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया, क्योंकि आपको पता है हायर द ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर वहीं पर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। और टेम्परेचर लो होते ही इन क्लाउड्स में जो मॉइस्चर है बेटा वो कंडेंस और ज्यादा हो जाएंगे, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब बर्फ के क्रिस्टल बन जाएंगे और बर्फ के क्रिस्टल हैवी हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और जिसको ये आप क्या बोलते हैं बेटा, रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की रेनफॉल को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अगर ये याद ना रहे तो इस कंसेप्ट को याद रखना। अब जो मैं बता रहा हूं, जिस तरफ रेनफॉल हुई है इसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, विंड वार्ड साइड। समझ आ गया, विंड वार्ड साइड, जहां पर रेनफॉल, जिस माउंटेन के साइड जहां पर रेनफॉल हुई है उसको बोलते हैं विंड वार्ड साइड। अब माउंटेन्स जो बेटा यहाँ पर जब रेनफॉल हो गई तो ये क्लाउड है ना बेटा वो हल्के हो गए, और हल्के होने के बाद आगे चले जाते हैं। अब हल्के होने के बाद इनके अंदर जो है कोई मॉइस्चर तो बचेगा नहीं, जब कोई मॉइस्चर बचा नहीं तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाएगी, यहाँ पर रेनफॉल हो ही नहीं पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो ये रीजन सूखा रह जाएगा, और इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा लीवार्ड साइड। क्या बोला हम इसको, लीवार्ड साइड। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रेन शैडो रीजन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, दिख रहा होगा, रेन शैडो रीजन या फिर लीवार्ड साइड, दोनों सेम है, इक्वल है, राइट। तो आपको समझ आया बेटा, जहां पर रेनफॉल, जिस माउंटेन की जिस साइड पे रेनफॉल नहीं हुई है उसी को हम लीवार्ड या फिर रेन शैडो रीजन बोलते हैं। रेन शैडो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर रेन जैसी शैडो तो आई लेकिन यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाई, ठीक है, इसलिए इसको रेन शैडो बोलते हैं और इसको लीवार्ड साइड बोलते हैं। और जहां पर रेनफॉल हो गई है उसको हम बोलते हैं विंड वार्ड साइड। विंड वार्ड साइड क्योंकि यहाँ पर विंड आई और विंड वाली जो साइड है उस विंड की वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल हुई है बेटा उसकी वजह से बोलते हैं इसको विंड वार्ड साइड। आई होप सो आपको अब समझ आया होगा कि ये क्या चीज है और माउंटेन्स जो है बेटा वो रेनफॉल कैसे कराती हैं, और इसी फिनोमेना की वजह से हिमालय के ऊपर तगड़ी वाली रेनफॉल होती है मॉनसून के दौरान, क्योंकि मॉनसून के दौरान बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, हिमालय पे चढ़ जाते हैं और वहीं पर हिमालय के सामने सामने अपने क्लाउड्स को बरसा देते हैं और वहां पर बहुत गंदा वाला फ्लड आता है। आप देखो 3 से 4 साल से कॉन्टिन्यूसली वहां पर फ्लड आता जा रहा है, क्योंकि वहां पर बेटा बहुत सारे क्लाउड जा रहे हैं, हिमालय पर टकरा रहे हैं और रेनफॉल करनी पड़ती है, उनको आगे जाने को जगह मिलती नहीं है। तो हिमालय जो बेटा वो 2 काम करते हैं, ठीक है। पहला, क्लाउड्स को आगे जाने से रोकते हैं, मतलब कि आगे जाने के मतलब चाइना की तरफ जाने से रोकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड रीजन कि हिमालय जो है बेटा वो जो चाइना की तरफ से या फिर कोई रशिया की तरफ से, एशिया की तरफ से जो ठंडी विंड्स आ रही है, चिल्ड विंड्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपने इंडिया में आने से रोकते हैं। मतलब कि हिमालय हमारे लिए कितने यूजफुल है ये आप देख सकते हैं। चलो जी, अब आपने ये 5 पॉइंट्स कर लिए श्रद्धा अनुसार, ठीक है, और श्रद्धा अनुसार कर लिया 5 पॉइंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द इंडियन मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म। इंडिया का मॉनसून का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखो ये मार्क क्वेश्चन है, इस मार्क क्वेश्चन के और नीचे जाओगे तो इस क्वेश्चन को मैंने और ज्यादा एलैबोरेट करके दे रखा है जो कि बहुत इजी फॉर्म में है, ये वाला। डिस्क्राइब द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे रेनफॉल हो गए तो ये रहा, एकदम लास्ट पेज पे जाना बेटा, लास्ट का जो थर्ड लास्ट पेज है। दिस इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून के सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट देखना, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इंडियन मॉनसून जो है बेटा वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शंस है, मतलब कि पर्टिकुलर सीजन में विंड्स ऐसे चलेगी, ठीक है। इट मींस ये वाली जो विंड्स है बेटा वो
जून जुलाई में चलती हैं। नोट डाउन बेटा, नोट डाउन भी करते रहना डायग्राम्स को, सो दैट आपको अच्छे से चीज समझ आए। ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है बेटा, ये जून जुलाई में चलती है। ठीक है, लेकिन जो विंड्स वापस भी तो आती है बेटा जाने के बाद, वो जो विंड्स वापस आती हैं वो सितंबर एंड अक्टूबर में वापस आती है। इन विंड्स का नाम क्या है बेटा? नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। ठीक है, होप्स आपको समझ आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। और इसी नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज रिट्रेटिंग मॉनसून। भैया को श्राप मिला है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप ठीक कर लेना, कोई इशू नहीं। तो जिस तरह से आपने देखा कि साउथ वेस्ट विंड्स का दूसरा नाम है एडवांसिंग मॉनसून, वैसे ही जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स है बेटा, जो वापस आ रही है अपने साथ, ठीक है, उनका दूसरा नाम क्या है बेटा? रिट्रेटिंग मॉनसून। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अब आप लॉजिकली ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो। ठीक है, और ये रहे विंड्स, ये साउथ वेस्ट वाला विंड्स, तो इनको एक साथ में ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखो, मैंने इसलिए बोला था मैं यहाँ पर आज क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि आज इतने सारे डायग्राम हैं और मुझे डिजिटल बोर्ड की नीड नहीं बेटा। जिस टीचर के पास टैलेंट होगा वो कहीं भी कैसे भी पढ़ा देगा। ठीक है, इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास नहीं है डिजिटल बोर्ड, बट सिर्फ मैंने भर दिया और आपके ब्रेन में इमेजिन करते हुए आपके पास सारे के सारे डायग्राम आपके ब्रेन में अच्छे से चल रहे होंगे। ओके, थक गया हूँ। चलो सेकेंड पॉइंट, पहला फीचर क्या था बेटा? ये सीजनल रिवर्सल ऑफ मॉनसून का विंड्स है। ठीक है, मॉनसून जो बेटा वो सीजनल रिवर्सल विंड्स होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में आते हैं और पर्टिकुलर सीजन में चले जाते हैं। दैट्स इट। जैसे कि जून जुलाई में आए और सितंबर अक्टूबर में वापस जाने की तैयारी कर चुके हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध करके। सेकंड, साउथ वेस्ट मॉनसून जो बेटा वो जून में आती है और सबसे पहले क्वेश्चन आएगा एक मार्क का, साउथ वेस्ट मॉनसून आने के बाद सबसे पहले कौन सी कोस्ट में या कौन से स्टेट में रेनफॉल लेकर के आती है? तो सबसे पहले नाम आएगा बेटा केरला का। ठीक है, ये रहा केरला। एक मार्क का मैप में आ सकता है कि केरला ही जो है वो स्टेट है जहां पर सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून अपना बारिश का जलवा दिखाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक मार्क का क्वेश्चन जो आपको रटा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड जो बेटा वो कौन सी स्टेट में बारिश लेकर के आती है बेटा? दैट इज तमिलनाडु। दैट इज तमिलनाडु। अब ये आपको अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, और ऐसी कौन सी स्टेट है जो साउथ वेस्ट विंड्स के थ्रू अगर वो जाएगी तो वहां पर रेनफॉल नहीं आएगा? दैट इज तमिलनाडु। लेकिन जब मॉनसूनल विंड्स वापस आती हैं, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स बोलते हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर रेनफॉल लेकर के आती हैं। दैट इज तमिलनाडु। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बाकी मैंने स्कूल में आपको ये बताया था कि इंडिया में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कहां होती है। ओके, आज बहुत ज्यादा गला खराब हो गया है, वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं जब स्कूल आ रहा था तो मास्क लगा के नहीं आया था, और मास्क नहीं लगाया तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा और गले में मेरे स्ट्राइक कर चुका है। मेरा गला ज़्यादा कुछ सेंसिटिव है। इट्स ओके, ये तो मेरी ड्यूटी है, बोलना तो पड़ेगा बेटा जी। हाँ, थर्ड पॉइंट देखो जरा, इंडिया में 75 to 80% जो बारिश आती है बेटा वो इसी एनुअल रेनफॉल की वजह से आती है। ठीक है, इसी एनुअल रेनफॉल के मतलब होते हैं बेटा कि इसी साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स इन्हीं की वजह से जो है बेटा इंडिया में 75 to 80% रेनफॉल आती है। फोर्थ पॉइंट, जो मॉनसून है बेटा वो अनइवनली और इररेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ ले आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हिमालय रीजन में समटाइम्स बहुत ज्यादा बाढ़ ले आता है, और बाढ़ लाने के बाद फिर कहीं पर कई जगह बेटा वहां पर बारिश हो ही नहीं पाती, जैसे कि राजस्थान एंड लद्दाख। ठीक है, ये हिमालय जो बेटा अपने आगे बाढ़ ले आते हैं। ठीक है, और ये वाला लद्दाख वाला रीजन है, आपको पता होगा। अब देखो बहुत घिसपिच हो गई है इस डायग्राम के अंदर, बट सिर्फ आपको क्लियरली समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका लद्दाख
वाला रीजन है जो कि सूखा रह जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। इट मींस रेनफॉल यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। और मैं आपको अच्छे से बताया था ना कि रेनफॉल को सेंटीमीटर में क्यों मेजर किया जाता है, क्योंकि उसको लीटर में मेजर ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये रहा आपका राजस्थान का थार डेजर्ट वाला पार्ट, ठीक है। और थार डेजर्ट में भी वही 15 सेंटीमीटर से रेनफॉल होती है कम। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है मैप में लोकेट करने के लिए कि नेम द रीजन्स हैविंग लीस्ट रेनफॉल देन 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, या फिर सबसे ज्यादा कम रेनफॉल कहाँ होती है, तो लद्दाख और आपको थार डेजर्ट पता ही है राजस्थान वाला, ठीक है। और हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल तो आपको पता होना चाहिए, ये रहे आपके वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। ये है वेस्टर्न घाट्स, बेसिकली धोबी घाट नहीं होते भाई, घाट्स का मतलब होता है माउंटेन की रेंज, ठीक है। और माउंटेन की रेंज का मतलब है माउंटेन की बहुत लंबी चेन, ठीक है। और माउंटेन की चेन से अपने आगे रेनफॉल करवा लेती है, इसलिए वेस्टर्न घाट में रेनफॉल हो जाता है। और इधर मेघालय के अंदर गारो खासी जैंतिया, ये 3 हिल्स है। अब आपको हिल्स के नाम याद नहीं करने, बट कंसेप्ट याद करना है कि क्यों मेघालय में ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो पर 3 हिल्स है। और 3 हिल्स पता है कैसे हैं, बताने दो प्रैक्टिकली करके, ठीक है। ये एक हिल यहां पर है, एक हिल यहां पर है, एक हिल यहां पर है। जो क्लाउड्स आ रहा है वो आ रहा है और इन 3 हिल्स के बीच में फंस जा रहा है, ठीक है। अब वो क्लाउड्स जब तक फंसा हुआ है इसके अंदर तब तक उसको बारिश करनी पड़ेगी। और वो रीजन कहाँ है बेटा, मेघालय का, एक तरफ मौसी और दूसरी तरफ चाचा, मतलब मौसिन राम एंड चेरापूंजी, और ये पूरा रीजन मेघालय का, ठीक है। तो इसलिए बादल फंस जाते हैं वहां पर, और बादल फंसने के बाद उनको रेनफॉल इसी रीजन के अंदर, इन्हीं 3 पहाड़ियों के अंदर करनी होती है। दैट्स व्हाई यहीं पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। होप सो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्या रीजन है जहां पर, जिसलिए वेस्टर्न घाट्स की तरफ रेनफॉल होता है सबसे ज्यादा और इस मेघालय की तरफ होता है, ठीक है। मैप तो मैंने इसको करा दिया बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा आई होप सो अब मैप नहीं आएगा, यस फॉर श्योर नहीं आएगा। हाँ, अब 5th पॉइंट सुन लो, मैकेनिज्म। इसको पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, इंडियन मैकेनिज्म, सॉरी इंडियन मॉनसूनल मैकेनिज्म। मतलब मैकेनिज्म का मतलब होता है क्या सिस्टम है, अगर इंडिया में मॉनसून अगर आता है तो उसका क्या सिस्टम है, कहां कहां इंपैक्ट डालता है। तो मैंने आपको अच्छे से 5 पॉइंट्स को समझा दिए हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट बता देता हूं। विंटर्स के अंदर जो विंड्स है ना बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट, अब देखो यहाँ पर वही पे विंटर्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाली जो विंड्स है बेटा वो वापस आती है, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स बोलते हो, जिसको आप रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हो। अब आपको चीजें ब्रेन में अच्छे से घूम रही होंगी, अब आप चीजों को समझ भी रहे होंगे, और समझने के साथ साथ अब मैप पे एकदम अच्छे से लोकेट भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा आराम से वीडियो को देखना, अगर ना समझ आए थोड़ा पीछे जाओ, रिवर्स करो, उसके बाद फिर देखो, शायद वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, ओके। हाँ, व्हाट आर द रोल्स ऑफ हिमालयस इन क्लाइमेट्स, बारे में करा रखा है मैंने, ठीक है। हिमालय का क्या रोल है बता रखा है, अब बार बार थोड़ी बताता रहूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना भी आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन द मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंट, नहीं आएगा, ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। मैरीटाइम का क्लाइमेट का मतलब क्या होता है बेटा, मैरीटाइम का मतलब होता है सी के पास वाली जगह, ठीक है। और मैंने आज आपको अच्छे से बताया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, है ना, लैंड ब्रीज सी ब्रीज कैसे काम करती है। तो जो सी के आसपास का रीजन है वॉरियर्स, ठीक है, उसी को हम मैरीटाइम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और मैरीटाइम क्लाइमेट का मतलब जो रीजन इस सी के पास में है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मिलेगी नहीं, ना ज्यादा हाई रहेगा ना ज्यादा लो रहेगा, ठीक है। और हम वही देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब है वो रीजन जो इस सी से बहुत ज्यादा दूर हो, तो वहां पर टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हाई रहेगा और बहुत ज्यादा लो रहेगा, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल देखो, मैरीटाइम क्लाइमेट मतलब कि मुंबई वाला, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखो दिल्ली वाला। दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, और सर्दी पड़ती है तो भयंकर गर्मी सर्दी पड़ती है। बट मुंबई में देखो जेठालाल को हाफ शर्ट है, मस्त बिंदास करता हुआ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वहां पर ना ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ती है। हाँ, व्हाट इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अब अच्छे से बता रखा है, ठीक है। इट इज लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द
इक्वेटर ट्रेड विंड्स, अरे भाई इसको जरूरत नहीं, आप ऊपर वाला कर लेना। और व्हाट आर द बर्स्ट ऑफ मॉनसून, टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स वैसे नहीं आएगा, नो इशू, ठीक है, बट स्टिल मैंने आपको साइक्लोन एक अच्छे से बता दिया था कि किस तरह से यूरोप के अंदर साइक्लोन आता है जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, और वही साइक्लोन जो है वो इंडिया में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में इंडिया में बारिश आती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पे बहुत तगड़ी बारिश आ जाती है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे। और बहुत सारे लोगों की फसलें भी खराब हो जाती हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे किस तरह से कितनी फसलें बर्बाद हो जाती हैं सर्दियों में, जो अचानक से रेनफॉल आ जाती है। इस बार इस सीजन में रेनफॉल नहीं आई है बेटा सर्दियों के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट में चेंजेस मिल रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, ये अब आप अच्छे से इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं। रेडिएटिंग मॉनसून, ये सारी डेफिनेशन है बेटा, एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट, ताकि आपके ब्रेन में घुस जाए। रेन शेडो रीजन देखो मैंने अच्छे से बताया, वही यहाँ पर है मेंशन, ठीक है। हिमालयन क्लाइमेट बैरियर, ये तो आपको अच्छे से बता दिया है, जो मार्किंग है। काल बैसाखी और लू, लू आपको पता होना चाहिए 1 मार्क में। लू जो है ना बेटा, आपको पता है गर्मियों में वो बच्चे बाहर मत जाओ, बहुत ज्यादा लू चल रही है गर्मियों के टाइम में, समर टाइम में। इट मींस लू जो है ना बेटा वो वेरी हॉट, ड्राई, डस्टी विंड्स होती है। डस्टी विंड्स मतलब, और हॉट एंड ड्राई तो पता ही आपको, ठीक है। डस्टी मींस अपने साथ बहुत ज्यादा धूल, गंदा और डस्ट पकड़ के लाती हैं, ठीक है, और वो ड्राई होती हैं और बहुत ज्यादा हॉट होती हैं। विंड्स दैट ब्लोज ओवर द नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स, इट मींस जो नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है बेटा प्लेन का, यहां पर लू चला करती है। कौन से विंड्स? लू चला करती है, इसको हम बोलते हैं लोकल विंड। लोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर लोकेलिटी में चल रही है, इसीलिए हम इसको लोकल विंड्स बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, भाई आजा सीधा, ओरोग्राफिक रेनफॉल करा रखा है मैंने अब आपको, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया है। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सब अच्छे से बता दिया, क्लाइमेट, वेदर सब करा दिया भाई। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, ये मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून आप इसको भी देख सकते हो, ये छोटा सा है, और नीचे अगर जाओगे थर्ड लास्ट पेजेस पे तो वहां पर थोड़े पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, वहां ज्यादा इजी है, यहाँ पर भी इजी है, बट यहाँ पर थोड़ा लेस एक्सप्लेन है, वहां पर ज्यादा एक्सप्लेन है, ठीक है। अब देखो आपके पास ना चुनिंदा क्वेश्चंस है, अब चैप्टर आपको ना ऑलमोस्ट समझ आ गया है, आगे बैठना है तो बैठ जाओ बेटा, चेयर चाहिए, हाँ ले जाओ प्लीज, कोई बात नहीं। और वेदर, क्लाइमेट सब हो गया, आ जाओ, चलो ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ ये वाला, बच्चे 5 मिनट के अंदर भाग रहे थे ना बेटा, वो उनके क्वेश्चंस कुछ ये वाले छूटे थे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आना, ये रंग बिरंगे तुमको क्वेश्चंस दिखेंगे। दिस वन जूम कर देता हूँ, ये वाले अपने नोट्स में ओपन करो। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन? कौन से पार्ट में जो बेटा डज नॉट रिसीव द रेनफॉल, कौन सा पार्ट जो है इंडिया का वो रिसीव नहीं कर पाता रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून? तो आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, ये साउथ वेस्ट विंड्स हैं और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु को वेस्टर्न घाट घेर चुका है और तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, इजी। व्हाई डू कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट एंड इंटीरियर एरियाज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट? कोस्टल रीजन के पास मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है? आपको अच्छे से पता है, ये कोस्टल रीजन के पास मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है, अब आपको अच्छे से पता है। और इंटीरियर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब हायर गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी क्यों पड़ती है, अब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कर चुका हूं, आप बस इनको पढ़ लीजिए, आपके ब्रेन में सारे कंसेप्ट चले जाएंगे। हाउ डू हिमालयस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? हिमालयस कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इंपैक्ट करता है, हिमालय जो बेटा हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल करता है, ये अच्छे से पता है आपको। व्हाई डज इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया के पास मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही क्यों है? इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्यों है बेटा? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब पर्टिकुलर सीजन में विंड्स जो बेटा वो रिवर्स हो रही है, इन्हीं रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से और इन्हीं रिवर्सल ऑफ विंड्स के चक्कर में हमारे इंडिया को मॉनसून टाइप क्लाइमेट फेस करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। Which makes our country, our nation so different and unique, क्योंकि हमारी एक ऐसी कंट्री है बेटा जहां पर हर तरह के मौसम, हर तरह के सीजन्स को एक्सपीरियंस करने को हमें मिलता है, ठीक है। अब तो भाई बुरी हालत हो गई मेरी बोल बोल के, स्कूल से आने के बाद कॉन्टिन्यूसली। अब मैं खाना खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, रेस्ट नहीं, अभी मुझे वीडियो थोड़ा मर्ज करना है और इसमें एडिट तो कुछ ज्यादा होगा नहीं वॉरियर्स, डायग्राम मैंने सारे दे दिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना इफ यू वांटेड टू हैव द स्क्रीनशॉट।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं और आपको चीजें अच्छे समझ आ जाएंगे। अपने सामने इन नोट्स को रखना, और वैसे भी नोट्स के अंदर सारे के सारे डायग्राम प्रेजेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो इसके अंदर मैंने नहीं कराया ना वॉरियर्स, उसको टच मत करना वॉरियर्स, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे आऊंगा या फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, बट उससे पहले टच नहीं करना। कल जो एग्जाम है ना बेटा, उनके लिए मैंने क्वेश्चंस कराए, उन पे ही ध्यान दीजिए, वो ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, नाउ आई होप सो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब कुछ ऐसी चीज बची नहीं जो मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, और जेट स्ट्रीम वाला फंडा आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। ये है जेट स्ट्रीम जो 300 किलोमीटर ऊपर ऐसे से चलती रहती है, और यही जेट स्ट्रीम जो बेटा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के इंडिया में एंटर करती है, इसीलिए हम इसको वेस्ट साइड का डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अंदर आ जाइए 10th क्लास, आइए आइए, कोई बात नहीं। ओके, आईटीसीजेड देखो, इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए आईटीसीजेड क्या है। यहाँ पर मेंशन आईटीसीजेड अच्छे से, और अगर आप आईटीसीजेड को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने छोटा सा लिंक दे रखा है वीडियो का। आज टाइम नहीं था इसलिए मैं आईटीसीजेड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट सिर्फ यहाँ पर छोटा सा लिंक दे रखा है, आप क्लिक कर सकते हो, लिंक ओपन करिए और एक वीडियो को देख लीजिए। बस वो कुछ सेकेंड्स के लिए होगी और उसमें ना आईटीसीजेड आपको मूव करता दिखेगा, और मैंने स्कूल में अच्छे से बता रखा है कि आईटीसीजेड बेसिकली क्या होता है। कि आईटीसीजेड जो बेटा वो ये देखो जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट होता है, और जो जनवरी होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है आईटीसीजेड। और आईटीसीजेड बेसिकली होता क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और आईटीसीजेड एक इंटेंस लो प्रेशर वाली बेल्ट होती है, मतलब कि इसी बेल्ट के ऊपर, ये दिखती नहीं है हमें, ठीक है, बस फील होती है कि यहाँ पर सन की रेस इतनी तगड़ी पड़ रही होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा वहीं पर जो हाई प्रेशर वाली विंड्स है, मतलब जो ठंडी हवाएं हैं, वो भाग करके यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर क्लाउड फॉर्म करते हैं, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, इसी रीजन को हम आईटीसीजेड बोलते हैं। ये मैप मैंने अच्छे से करा दिया भाई, हाई रेनफॉल कहाँ होता है और लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है अच्छे से पता है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, अब अच्छे से पता है आपको। या यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक बे ऑफ बंगाल में डिवाइड हो जाता है और दूसरा अरेबियन सी के अंदर डिवाइड हो जाता है। ओके, और यस, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसका फंडा मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, तो घबराना मत। लैंड ब्रीज सी ब्रीज बेसिकली ये मैरीटाइम क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। मैरीटाइम क्लाइमेट मतलब कि ये जो सी शोर वाले रीजन है, यहीं पर ये सारे के सारे क्लाइमेटिक कंडीशन चलते हैं, और यहाँ पर इसकी वजह से क्लाइमेट बैलेंस रहता है। ओके, सो वॉरियर्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हालत बहुत बुरी है, वीडियो एडिट करनी है और आप लोगों को देनी है, एग्जाम अच्छा करना, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, कल मिलता हूँ। एंड वन मोर थिंग, खुद पे डाउट मत करना, सारी चीजें कर लोगे, इजीली कर लोगे, नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं, वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं। आई होप सो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। टिल देन, वेरी गुड बाय।